हेलो जयंत, ठीक है बच्चे स्टार्ट करना। मेरा पहला क्वेश्चन देखना बहुत इजी है। कल मैंने जो लेक्चर लिया था उसी के बेसिस पे ये सारी चीजें, ताकि आपको रिवाइंड हो जाए, ठीक है ना। अ स्टूडेंट इज एबल टू थ्रो अ बॉल वर्टिकल टू मैक्सिमम हाइट टू 40 मीटर। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ विच द स्टूडेंट कैन थ्रो द बॉल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताइएगा बच्चे कौन सा ऑप्शन सही है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बच्चे हिंट दे देता हूं इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक बंदा है, ठीक है ना, और ये बंदा एक बॉल को क्या कर रहा है बच्चे, थ्रो कर रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसे मैक्सिमम हाइट तक ले जानी है ना, तो आप बताना कि इसे मैक्सिमम हाइट तक ले जाने के लिए किस डायरेक्शन में मैं फेंकूंगा। मान लो आपको किसी भी बॉल को सबसे ऊपर तक पहुंचाना है, मैक्सिमम हाइट तक, तो आप क्या वर्टिकली फेंकना शुरू करोगे? बचपन में गेम काफी खेला होगा यार इस तरह का। तो यहां पे मैं बच्चे पहले टाइम पे तो इसको यू वेलोसिटी से क्या करूंगा बच्चे, वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकूंगा। मगर दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि मुझे वो डिस्टेंस बताओ जब ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर ले। तो बच्चे आपको भी समझ में आ रहा होगा, आपको कल ही बताया हुआ था कि अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना है तो इसका मतलब क्या बच्चे, मैं इस बॉल को 45 डिग्री एंगल से क्या करूंगा, प्रोजेक्टाइल करूंगा। बिल्कुल हिमांशु, है ना। तो यहां से बच्चे मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं वर्टिकल फेंकता हूं तो ये मैक्सिमम हाइट कहां तक जाता है, 40 मीटर तक, है ना। ये दिया हुआ है। तो आपको एच मैक्सिमम का फॉर्मूला पता था बच्चे, वो क्या था, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला किसी को याद है? सीरज, हिमांशु, जयंत, दीपक, मैं बताता हूं बच्चे। इसका फॉर्मूला था UI² डिवाइड बाई 2G, है ना। तो ध्यान से देखना बच्चे, इसकी तो वैल्यू 40 दे रखी है। अब ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं 45 डिग्री पे फेंकता हूं तो मैक्सिमम रेंज लेके जाता है आर मैक्सिमम, है ना। तो यहां पे आर की वैल्यू क्या आती थी बच्चे, U² sin 2θ डिवाइड बाई जी, है ना। और यहां से U² डिवाइड बाई जी की वैल्यू बच्चे आपको कितनी दे रखी है, 80, और sin 2θ एंगल 45 है यानी sin 90, sin 90 मतलब क्या हो जाएगा 1, यानी क्या मैक्सिमम रेंज कितनी आ जाएगी बच्चे, 80 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चे, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, आप क्वेश्चन के आंसर करना, ठीक है ना, ऐसे नहीं चलेगा काम। क्लियर? बिल्कुल बच्चे, डी ऑप्शन सही है। चलिए बच्चे, यहां पे आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, इवन हमने कल भी किया हुआ था, मगर ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, जेई के लिए। तो यहां पे फिर से मैं उसी तरह का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कि मेरे पास 3 बॉल है ए, बी एंड सी, और तीनों को मैं सेम प्लेन और सेम पॉइंट पे क्या किया हूं, प्रोजेक्टाइल किया हूं। अब यहां पे मेरे पास बच्चे 4 ऑप्शन है। पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम फॉर ऑल, लॉन्च स्पीड इज ग्रेटर देन फॉर सी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट फॉर सी। तो यहां पे बच्चे आपके पास 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोच के बताना। आपको याद है कि मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया था, ध्यान रखना बच्चे, T की वैल्यू आई थी 2UY डिवाइड बाई जी, और H की मैक्सिमम की वैल्यू आई थी UY² डिवाइड बाई 2G। मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि T और H मैक्सिमम केवल किस पे डिपेंड करते हैं, UY पे डिपेंड कर रहे हैं बच्चे। यानी अगर मैं कहूं, ध्यान से दिख रहा होगा, फॉर A, B एंड C, मेरे पास H मैक्सिमम क्या है बच्चे, तीनों के लिए सेम है। और बच्चे अगर H मैक्सिमम तीनों के लिए सेम है, यानी तीनों के लिए Y डायरेक्शन में जो मेरा वेलोसिटी है, क्या वो भी सेम होगा? अच्छा, Y डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी सेम है तो बच्चे, बिल्कुल बच्चे, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो यहां पे देखना बच्चे, इसकी जो भी वैल्यू होगी, यानी टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो भी सबके लिए सेम होगा, यानी ऑप्शन ए तो सही है मेरे पास। अच्छा देखना, सबसे ज्यादा रेंज किसका है,
बिल्कुल जयंत बच्चे, नहीं अश्वनी, सी भी सही है मगर ये दोनों भी सही है, ठीक है ना। यहां ध्यान से देखना, क्या मैं ये कहूं कि रेंज ए के लिए सबसे कम है, फिर रेंज बी और फिर रेंज सी। सी का रेंज देखना बच्चे सबसे ज्यादा है। अब रेंज सबसे ज्यादा है तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी भी तो सबसे ज्यादा होगी, तो आप क्या कहोगे, इसके लिए एक्स की वैल्यू मेरे पास सबसे कम होगी फॉर ए और सबसे ज्यादा मेरे पास सी के लिए होगी। यानी अगर आप यहां ध्यान से देखो, लॉन्च स्पीड मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, किसी की यू है और एंगल थीटा है, ठीक है ना, ये यू एक्स होता था, ये यू आई होता था, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू आई स्क्वायर। तीनों के लिए यू आई तो सेम है मगर सबसे ज्यादा किसके लिए यू एक्स है, सी के लिए, तो मेरा लॉन्च स्पीड सी के लिए भी सबसे ज्यादा होगा और यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी यू एक्स वो भी सी के लिए ज्यादा होगा बच्चे। तो ऑप्शन मेरा डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्लियर। यहां पे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला था बच्चे, ठीक है ना, इसको जरूर आप अपने नोट्स में एक बार लिख लेना, ठीक है ना। क्लियर। चलिए बच्चे सेकंड चीज देखते हैं, यहां पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। अच्छा मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आ चुका है जेईई एडवांस में एक बार, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हाय कल्याणी बच्चे, सूरज चौधरी। तो यहां पे बच्चे ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, अ बॉय स्टैंडिंग इन द ट्रेन थ्रोज अ बॉल फॉरवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाए, विजुलाइज हो जाए कि मेरे पास ये ट्रेन था, ठीक है ना, इस ट्रेन पे एक बंदा था और ये ट्रेन मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से क्या कर रहा है बच्चे, मूव कर रहा है। क्लियर है। अब ये बच्चा क्या करता है, इसी ट्रेन में रह के इसने एक बॉल को क्या किया है बच्चे, थ्रो किया है, और किस स्पीड से किया है, 10 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल 60 डिग्री से। यानी ये बच्चे इसको 10 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल और एंगल 60 से क्या किया है, थ्रो किया है। अच्छा ये कह रहा है कि द बॉय हैज टू मूव फॉरवर्ड बाय 1.1 मीटर इनसाइड द ट्रेन। अब ध्यान से देखना बच्चे, ट्रेन मेरा ए एक्सेलरेशन से चल रहा है यानी ट्रेन भी आगे की ओर जाएगा, है ना, और ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये भी थोड़ा सा क्या किया है, आगे की ओर मूव कर गया है। यानी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इसको बॉल को पकड़ने के लिए कितना आगे चलना पड़ा बच्चे, 1.15 मीटर, है ना। तो ये क्या पूछ रहा है कि inside the train to catch the ball back to the initial height, the acceleration of the train। ये इस acceleration की बात कर रहा है बच्चे। same of time of flight, h max सेम बच्चे, h max सेम होगा सबके लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, ये पिछले क्वेश्चन के लिए था, ठीक है ना जैन, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा था कि वर्टिकल वाला जो मेरे पास वेलोसिटी था वो सेम था। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन का बच्चा देखना बहुत अच्छा है, बस इसमें थोड़ा सा ये विजुलाइज करना है कि यार ये बॉल कितना आगे गया। अच्छा अगर मैं बात करूं कि अगर इस बॉल की रेंज अगर मैं देखूं, ठीक है ना, तो यहां देखना रेंज क्या होगा इसका, ये थोड़ा सा आगे जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो बॉल को ये फेंकेगा बच्चे कुछ ऐसा, मगर ये ट्रेन के साथ भी तो बंदा जाएगा ना, तो इस टाइम टी में जितने पे ये यहां से जमीन पे गिरा बॉल, उसमें मेरे पास ये कितना हो जाएगा, ट्रेन भी तो बच्चे कुछ आगे चल जाएगा। ट्रेन ये स्पीड, ट्रेन ट्रेवल जो किया है ना, तो ध्यान से देखना, अगर मैं ये कहूं कि बंदा कितना आगे आया, आंसर 6 नहीं है यार बच्चे, ठीक है ना। एक बार देखते हैं यहां पे, ध्यान से देखना बंदा कितना आगे गया। अगर मैं बंदे की बात करूं तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1.15, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और प्लस ट्रेन भी तो बच्चे आगे गया। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है तो ये कितना आगे जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब यहां पे देखना बच्चे, अगर मैं रेंज की बात करूं, ठीक है ना, कि बॉल की रेंज कितनी है, तो आप इसको क्या फॉर्मूला लिखोगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी,
यही लिखोगे ना बच्चे, यू स्क्वायर पता है, एंगल पता है, और ये मेरे पास मुझे रेंज भी पता चल जाएगा। अच्छा ध्यान से देखना, ये बंदा इस बॉल को पकड़ने के लिए इतना आगे गया, तो जितना ये आगे गया उतना ही तो मेरे पास क्या होगा, मतलब बंदा जितना दूर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बंदे का डिस्टेंस इज इक्वल टू बॉल का रेंज ही तो होगा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर प्लस 1.15 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, है ना बच्चे। अब यहां पे देखना जी की वैल्यू आप पुट करोगे और टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये बच्चे ध्यान से देखना, यहां से यहां पहुंचने में इसे टाइम कितना लगा, है ना। तो यहां रिलेटिव लगा, देखना बच्चे यहां पे रिलेटिव नहीं लगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि रिलेटिव मोशन लगाओगे ना तो बॉल का आप एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में भी मानने लगोगे, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि यहां पे उतना ज्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, ठीक है ना। अब मेरे पास ये पता चल रहा है कि सर ये जो टाइम है इसको कैसे निकाले, है ना, एक ये प्रॉब्लम आया। तो आप सोच के देखना कि यार जितने टाइम में ये बंदा यहां से यहां आया उतने ही टाइम में तो ये बॉल भी नीचे गिरेगा, है ना। यानी ये जो टाइम पीरियड है ये मेरे पास क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल ही होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के। और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आती थी बच्चे, 2u(y) डिवाइड बाई जी, याद है। तो यहां से बच्चे इसकी वैल्यू रखना, तो ये हाफ ए और टी की वैल्यू u(y) डायरेक्शन में देखना कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा डिवाइड बाई जी का होल स्क्वायर प्लस 1.15 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। यहां से देखना बच्चे सबकी वैल्यू पता है बस a को छोड़ के, तो इस इक्वेशन से क्या a मेरे आराम से निकल जाएगा, हेलो मेरिकल बॉय। तो यहां से बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखना क्या आएगा, हाफ a की वैल्यू नहीं पता है, u की वैल्यू बच्चे कितना है 10, साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है बच्चे, √3/2 और डिवाइड बाई जी, और इसका होल स्क्वायर प्लस 1.15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, यू स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब कितना हो गया बच्चे, साइन 2 थीटा का मतलब हो गया साइन 120, और साइन 120 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चे cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्लियर है। तो यहां पे बच्चे इसकी वैल्यू पुट करना √3/2 और डिवाइड बाई जी, तो एक 10 से बच्चे एक 10 चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a डिवाइड बाई 8 प्लस 1.15 इज इक्वल टू 10 √3 डिवाइड बाई 2। तो बच्चे 2 यहां पे आप अगर पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6a बाई 8 प्लस 1.15 इज इक्वल टू 10 √3। यहां पे वैल्यू देखना बच्चे, 6a डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 10 इंटू 1.73 कर दूं, कोई दिक्कत, या 1.73 कर दीजिए, और ये मेरे पास आ जाएगा -1.15। तो यहां से बच्चे a की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा 17.1 माइनस 1.15 इंटू 8 डिवाइड बाई 6। आप इसको जब सॉल्व करोगे बच्चे तो आपका आंसर 5 निकल के आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके देखना बच्चे, उसका आंसर 5 निकल के आएगा। तो बच्चे बस यहां पे इतना सोचना है कि मेरे पास बंदा अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में 1.15 चला तो उस टाइम पे ट्रेन भी आगे चल जाएगा, कितने से, हाफ a t स्क्वायर से। अब यहां मुझे t प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो t का मैंने क्या सोचा कि यार जितने में ट्रेन यहां से यहां पे पहुंचा उतने टाइम में भी ये मेरा प्रोजेक्टाइल होके गिरा, तो ये जो टाइम पीरियड है ये उसके प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है, ठीक है ना। अरे नहीं कोई नहीं बच्चे, जितने हैं उतने अच्छे हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वॉचिंग बहुत ज्यादा हो, बस ये जरूरी है कि जो रेगुलर है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। 1000 को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अगर वो रेगुलर नहीं है। तो मेरा बस कोशिश ये है कि अगर आप रेगुलर आ रहे हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे। अब यहां पे ध्यान से देखना, मैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन की बात करता हूं। अब ये हमारा न्यू लेक्चर शुरू हो रहा है, ठीक है ना। आपको पता था बच्चे सर 12th का क्लास कब से होगा, बात बच्चे 12th की क्लास होगी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम पे मेरा
इसी टाइम पे आपका फिजिक्स की 12th का शायद गॉस लॉ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। यहां पे ध्यान से देखना बच्चे, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के बारे में मैंने कहा था कि कल बात करेंगे। अच्छा, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होता क्या है? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बेसिकली क्या है कि मेरे पास ये जो बॉल है ना बच्चे, वो जिस पाथ को लेके चल रहा है उसी पाथ की इक्वेशन को मैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहता हूं, है ना। अब भाई साहब मुझे कोई भी इक्वेशन है, जैसे आप बचपन में लीनियर इक्वेशन निकाले होगे, कुछ भी निकालोगे, तो इक्वेशन कैसे होता है यार? मेरे पास एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है उसी को तो आप उस पाथ का इक्वेशन बोलते हो, है ना। तो यहां से बच्चे मैं एक बार आपसे बात करता हूं कि मान लो कि मेरे पास पहले बॉल यहां पे था, अब ये बॉल किसी एक टाइम इंटरवल पे, टाइम टी टाइम पे एक्स डिस्टेंस और वाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कर दिया, ट्रेवल करके यहां पे पहुंच गया एट टाइम टी पे, है ना। अच्छा, यहां पे बच्चे अगर ये इस पॉइंट पे पहुंचा किसी टाइम पे, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हो जाएगी, एक्स कोमा वाई। और बीच जो एक्स और वाई में मुझे केवल रिलेशन ही तो निकालना है ना। वही रिलेशन अगर मैं निकाल लूं उसी को मैं इसका इक्वेशन बोल दूंगा। क्लियर है बच्चे? पैरेलल में 12th क्लास का भी चल रहा है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बच्चे, यही इक्वेशन आता है एक्स tan थीटा 1 माइनस। अभी देखते हैं यहाँ पे, देखना एक्स की वैल्यू बच्चे, अगर मैं इस बॉल की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी u है, एंगल थीटा है, तो ux की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u cos थीटा, और ui की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, u sin थीटा। अब यहां से देखना बच्चे, अगर मैं x की बात करूं तो x कितना हो जाएगा भाई साहब, इस डायरेक्शन में u cos थीटा थी, x की वैल्यू वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। और अगर इस डायरेक्शन में y चला बच्चे और यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g नीचे लग रहा है, तो आप s इक्वल टू क्या लिख सकते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, u की वैल्यू u साइन थीटा है, तो u साइन थीटा t माइनस हाफ g, और यहाँ टी स्क्वायर। बच्चे यहां से t की वैल्यू देखना कितने आ जाएगी, x अपॉन यू कॉस थीटा। बस यही t को ही तो एलिमिनेट करना है मुझे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना आप t की इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, y इजकल टू यू साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x tan थीटा, ठीक है ना, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चे ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अब मैं बताता हूं इस पे क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा। आपको कोई भी एक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दे देगा, ठीक है ना, और उस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से आप इसको कंपैरिजन करके चीजों को फाइंड आउट करेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे। या फिर क्या हो सकता है, आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का क्या दे देगा, लोकेशन दे देगा कि सर एक्स और वाई की वैल्यू दे दिया है, और वो पूछ लेगा कि मैं इस वेलोसिटी से फेंक रहा हूं तो कितना मेरे पास हॉरिजॉन्टल एंगल बनाएगा। तो ऐसे ही करके ये कुछ भी बोल देगा, ठीक है ना। बस इसमें से कोई एक चीज वैल्यू गायब होगी और आपको बाकी गिवन होगा, ठीक है ना। स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट नजर। हाँ बच्चे, एक्स डायरेक्शन में ये हमेशा कांस्टेंट होता है। रीजन क्या है कि यहां पे मेरा एक्सेलरेशन एट एक्स डायरेक्शन वो जीरो होता है, और एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चे एक तो आपको इस तरह से इक्वेशन याद रखनी है, दूसरी इक्वेशन मैं बता रहा हूं कैसे याद रखना है। यहां पे देखना आर की वैल्यू आपको पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी होता है, ठीक है ना। अब मैं इस इक्वेशन को आर के फॉर्म में लिखने वाला हूं। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, y इजिकल टू एक्स tan थीटा बच्चे कॉमन लेना, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस जी एक्स डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। tan थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लेता हूं, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन मेरा आ जाएगा x tan थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। और ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे 2u स्क्वायर, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, तो ये बच्चे r की वैल्यू ही आ रही है ना। तो मेरे पास दो तरह के इक्वेशन है बच्चे, इन दोनों इक्वेशन को मुझे याद रखना है। इस इक्वेशन को अगर मैं नहीं याद रखता हूं तो ये बिल्कुल मेरा इजी टॉपिक हो जाता है। कैसे बच्चे, y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय r, बहुत इजी है याद रखना। क्लियर है? तो यहां पे आप इस चीज को देखना।
इस इक्वेशन को याद रखे रहना, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन पुटअप होगा ना बच्चे तो डायरेक्टली पुटअप होगा, और इसमें अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक कर दोगे तो फिर बेकार हो जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इजी टॉपिक है अगर इस पे क्वेश्चन आया तो। क्लियर। तो यहां पे बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन करना, मुझे बस बताना कि इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। देखना पाथ आपको बॉडी के प्रोजेक्टाइल का दिया हुआ है, y इज इक्वल टू √3x माइनस ½ x², है ना। और मुझसे पूछा है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। यानी मैं किसी बॉल को अगर किसी u वेलोसिटी एंगल थीटा से फेंकता हूं, ठीक है ना, तो ये इस u की बात कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे आपको क्या करना है, आपने अभी जो पढ़ा हुआ है इक्वेशन, वो इक्वेशन इससे कंपैरिजन करना, आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको, आप एक बार मुझे आंसर बताना, ठीक है। हिंट देता हूं बच्चे आपको, एक बार यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू, मेरे साथ याद करते हुए चलना, x tan थीटा 1 माइनस x डिवाइड बाई r होता है क्या, है ना। तो ये चीज तो मुझे याद रहेगी सर, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना बच्चे, ये जो इक्वेशन दिया है इसमें मैं √3x एक बार कॉमन ले लूं। अच्छा कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस x² डिवाइड बाई 2√3, है ना। यहां से बच्चे अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आपको √3 दिख रही है, tan थीटा इज इक्वल टू √3 दिख रहा है, और r की वैल्यू बच्चे आपको 2√3 दिख रही है, r की वैल्यू 2√3 दिख रही है। बस बच्चे आप क्वेश्चन खत्म हो गया है। यहां पे देखना बच्चे, अगर ये थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री आ जाएगी, है ना, और r की वैल्यू आपको पता है बच्चे कितनी होती है, u², 2u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई g इज इक्वल टू 2√3। तो यहां से एंगल तो आपको पता ही है बच्चे, तो ये 2u² साइन 60 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाती थी, √3 डिवाइड बाई 2, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और डिवाइड बाई g मेरा 10 हो जाएगा, और ये 2√3, एक √3 से एक √3 गया, 2 से 2 गया, तो u² की वैल्यू बच्चे देखना कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा बच्चे 40। तो u² की वैल्यू 40 है, तो u की वैल्यू 2√10 आ जाएगा क्या। तो इजी था बच्चे, ठीक है ना। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्लियर। अगर कोई भी डाउट है बच्चे तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है, बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। हानि बच्चे समझ में आ गया, क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चे ट्रेजेक्टरी में। बस आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपैरिजन करना होता है, राइट। अच्छा अगर रेंज पूछ लेता तो रेंज तो यहां पे डायरेक्ट आपको दिख जाता, ठीक है ना। 1 आंसर नहीं होगा बच्चे, 2 होगा, जैन बच्चे 1 नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इनटू स्पेस सो एज टू हैव द मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज to 400 meter, taking the point of projectile as the velocity of the projectile is minimum r। ठीक है, गुड मॉर्निंग राहुल। यहां पे ये क्वेश्चन देखना बच्चे, क्वेश्चन इजी है, बस समझने की कोशिश करना, लैंग्वेज देखना ध्यान से। आपको एक चीज बोल रहा है कि एक मैंने प्रोजेक्टाइल है उसको थ्रो किया है, तो मैं पहले एक बार प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बना देता हूं कि ठीक है सर, u वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्टाइल किया किसी एंगल थीटा से, कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा बताना इस लाइन का मतलब क्या है, राहुल, हनी, दीपक, कोई बताएगा इस लाइन का मतलब क्या है। कि अगर मैं किसी बॉल को उसके मैक्सिमम रेंज तक के लिए ले जा रहा हूं, तो इसका तो सीधा सीधा मतलब यही बता रहा है ना कि सर मैं इस प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंका हूं, है ना, इजी है। तो आपने इस वाले लैंग्वेज से इस चीज को फाइंड आउट किया, और उसके बाद कह रहा है वो रेंज 400 मीटर है, यानी ये जब यहां से यहां पे जाएगा बच्चे, तो ये जो रेंज आ रहा है ये कितना है, 400 मीटर। क्लियर। अब ध्यान से देखना बच्चे, उसके बाद क्या कह रहे हैं, टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम, यानी मुझे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे वेलोसिटी क्या हो बच्चे, बॉडी की मिनिमम आए। अब देखना इस बॉडी की मेरे पास दो तरह की वेलोसिटी है, एक एक्स डायरेक्शन में
ठीक है ना बच्चे, और एक वाई डायरेक्शन में। मुझे बताना क्या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज होगी? तो इजी है, आप डायरेक्ट यही बोलोगे कि सर ये मेरा ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये तो चेंज नहीं होगा, बट ये सर ये यूआई चेंज होता है। तो अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम टाइम पे मेरे पास यूआई 0 हो जाए, यानी वही केस आएगा, है ना। तो यूआई 0 कब होगा? यानी उसके मैक्सिमम हाइट पे। यानी अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूं बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा x, y, और y की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल होगी? h मैक्सिमम के। और x की वैल्यू बच्चे ध्यान से देखना, अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस r के इक्वल है तो यहां से यहां के डिस्टेंस क्या r/2 के इक्वल हो जाएगी। r रेंज मेरा 400 है। ऋषभ शर्मा क्यों? देखना ऋषभ बच्चे की यहां पे मुझे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ना, मिनिमम वेलोसिटी चाहने का मतलब क्या है? यूएक्स तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा, तो यूआई जहां पे मिनिमम होगा वहीं पे तो मेरे पास वेलोसिटी मिनिमम आएगी। और मुझे दिख रहा है कि ये जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या होती है? यूआई की 0। क्लियर है? तो यहां पे बच्चे x की वैल्यू मेरा r/2 हो जाएगा। r/2 कितना हो जाएगा? 400 ये था, इसका हाफ मेरे पास 200 हो जाएगा। तो x तो मेरा 200 हो गया, यानी ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। ठीक है ना। अब मेरे पास h मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, तो h मैक्सिमम आप सबको पता है u² sin 2θ डिवाइड बाई g होता है। ठीक है ना। और मुझे एक चीज और पता है बच्चे, रेंज का फॉर्मूला, सॉरी ये रेंज का फॉर्मूला होता है, और h मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना होता है बच्चे? uy² डिवाइड बाई 2g। ठीक है ना। तो यहां से बच्चे ये 400 दिया है, u² डिवाइड बाई g, और sin 2θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि एंगल 45 है। ठीक है ना। तो यहां पे बच्चे देखना h मैक्सिमम की वैल्यू मुझे अगर निकालनी है तो कितनी निकालूंगा? uy की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? u sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? u² sin² θ डिवाइड बाई 2g। तो यहां से ध्यान से देखना बच्चे, ये u² डिवाइड बाई g की वैल्यू 400 दिया है, और sin 45 1/√2 होता है, तो 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, यानी कितना आ गया? 100। ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100, यानी 200, 100, ये मेरा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। सर u² डिवाइड बाई g 4 हो? नहीं बच्चे, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे sin 2θ की वैल्यू क्या है? 1 हो जाएगी ना बच्चे, तो ये तो इजी है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी नहीं बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास यहां पे इस पॉइंट का ये क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आएगा? r/2, और h मैक्सिमम मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे? 100। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चे अब थोड़ा सा रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। ठीक है, रिलेटिव मोशन मैं आपको बताता हूं कहां कहां प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम की व्हेन वी अप्लाई, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन। ये बहुत बच्चों को बच्चे एक कंफ्यूजन होता है, आप सबको भी होगा, दैट्स फॉर श्योर, कि आपको पता ही नहीं लगता है कि सर किस पॉइंट पे या किस क्वेश्चन पे मैं रिलेटिव मोशन के थ्योरी अप्लाई करूं, है ना। तो बच्चे मैं एक छोटा सा आपको चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको किसी के चलने से दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, किसी के चलने से, आप क्या सोचते हो? मैं जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में एक चीज चलता है कि यार अगर ये रुका होता तो इजी होता मुझे सारी चीजें समझना, है ना। अगर ये बॉडी रुकी होती तो मैं क्या करता हूं उस टाइम पे, बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट लगाते हैं रिलेटिव मोशन का। सर रिलेटिव इन वन डायमेंशनल बताया नहीं है, ओके। चलिए बच्चे मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूं, ठीक है ना, कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। अगर नहीं बताया है तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, ठीक है ना, हो सकता है आपको समझ में आ जाए इजीली। देखना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज नहीं है, सिंपल सा है। जैसे मैं आपसे कहूं बच्चे मेरे पास दो बॉडी है, ठीक है ना, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, ठीक है ना। ये ए मेरे पास मान लो किससे चल रहा है बच्चे? 4 मीटर पर सेकंड से, और ये बी मेरे पास 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे देखना, ये ए जो है मेरे पास, ये 4 मीटर पर सेकंड किससे चल रहा है? जमीन के रिस्पेक्ट में, है ना। यहां पे एक बंदा जो रुका हुआ है उसके लिए ये 4 से चल रहा है, ये 8 से चल रहा है, ठीक है ना। ये 4 और ये 8 से।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे वेलोसिटी b का बताना किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है ना। अब मुझे a के रिस्पेक्ट में किसका बताना है, b का बताना है ना। तो देखना a को तो अपने लिए, a तो रुका हुआ है ना, ठीक है ना, a अपने लिए रुका हुआ है। और आप ध्यान से देखना a को रोकने के लिए जब भी मैं किसी के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, यहां पे a के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो इस a का एक्सेलरेशन मुझे जीरो करना पड़ेगा, इस a की वेलोसिटी भी जीरो करनी पड़ेगी। अब मुझे बताना बच्चे a का एक्सेलरेशन तो अभी कुछ है नहीं, a की वेलोसिटी कैसे जीरो कर सकते हैं। a की वेलोसिटी ऐसे ही जीरो करोगे ना, सर ये 4 से चल रहा है, तो मैं अपने मन से क्या करता हूं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड की और वेलोसिटी दे देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, रुक जाएगा, क्योंकि 4 यहां पे और 4 उल्टा, तो ये तो रुक गया। अब बच्चा ये बताना कि ये बंदा 8 से पहले चल रहा था। अब अगर इसको 4 मीटर पर सेकंड उल्टा दिए हो तो ऑब्वियस है इसको भी तो 4 मीटर पर सेकंड उल्टी डायरेक्शन में वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो इसकी जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या होगी, 8 - 4 यानी 4 मीटर पर सेकंड। बस आपका यही है रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं उसका एक्सेलरेशन जीरो करना है, उसकी वेलोसिटी जीरो करनी है। बस इतना करने पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर दीपक बच्चे 4। तो यहां पे मैं इसी चीज का यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, मैं रिलेटिव मोशन यहां पे बता रहा हूं कि ये बंदर यहां पे है मेरे पास मंकी, और यहां से मैं इसको एक बनाना फेंक रहा हूं, ठीक है ना। आपको दिख रहा है कि जैसे ही ये बनाना यहां से रिलीज हुआ, मंकी भी क्या हुआ, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलने लगी, और ये दोनों एक डायरेक्शन में क्या करे, कोलिजन कर दिए, ठीक है। बट अगर मैं कहता कि मान लो यहां पे एक दूसरा मंकी होता, ठीक है ना, और मैं बच्चे इसकी बनाना फेंकने के लिए इस डायरेक्शन में क्या करता, निशाना लगाता, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, मंकी 2 या मंकी 1 में से कौन बनाना ले जाएगा, तो ऑब्वियस है मंकी 2, क्योंकि आपने निशाना तो एकदम सीधा लगाया, बट चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका पाथ कुछ ऐसे जाएगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पे अगर मैं बंदर को बनाना देने की बात करता, तो बंदर अगर यहां तुरंत छूट जाता या इस पेड़ से कूद जाता, तो वो क्या करता बच्चे, इजीली पकड़ लेता। अब प्रॉब्लम ये होता है ना कि यहां से जब क्वेश्चन पुटअप होता है तो दो चीजों का इकट्ठा मोशन पढ़ना, यह थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे रिलेटिव मोशन की एक बार बात करता हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास ये बनाना था, ठीक है ना, यहां पे मेरे पास मंकी थी, ठीक है ना। अब बच्चे मैंने इस पे निशाना ऐसे लगाया, मगर मंकी को पता था कि ये प्रोजेक्टाइल करेगा, तो मंकी नीचे कूद गया, ठीक है ना। अब ये मंकी नीचे कूदा, तो ये कुछ टाइम के बाद यहां पे पहुंच गया मंकी, और उतने ही टाइम पे मेरे पास ये बनाना यहां पे आ गया, ठीक है ना। तो ये कुछ केस हुआ। अब ध्यान से देखना बच्चे, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस डायरेक्शन में u एंगल थीटा है, और अगर मैं इसको फेंकूं बच्चे, तो बॉल b का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मंकी जब नीचे गिरा बच्चे, तो मंकी का भी एक्सेलरेशन कितना होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, है ना। तो यहां पे बच्चे अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, मोशन ऑफ बनाना विद रिस्पेक्ट टू मंकी, यानी अब मंकी के रिस्पेक्ट में मैं इस बनाना का मोशन देख रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चे, मैं क्या करूंगा, देखना यहां पे मैंने बोला था कि जिसके रिस्पेक्ट में बात करता हूं उसकी वेलोसिटी भी जीरो कर दूंगा और उसका एक्सेलरेशन भी जीरो। तो इनिशियल पॉइंट पे जब ये गिरना शुरू हुआ तो उसकी वेलोसिटी तो पहले से ही जीरो है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करेंगे, किसमें करेंगे बच्चे, एक्सेलरेशन में। अब ध्यान से देखना बच्चे कि मेरे पास ये मंकी था, इसका एक्सेलरेशन नीचे g था, ठीक है ना। तो मैं इसको जीरो करने के लिए एक अपवर्ड डायरेक्शन में g और अप्लाई कर दूं। अच्छा, यहां पे मेरे पास कौन था बच्चे, बनाना था, जिसका ऑल्सो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g था। अब चूंकि इसको एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए आपने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया, तो इस पे भी तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जोड़ोगे, तो इसकी भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखना बच्चे, मंकी यहीं पे रुका हुआ है और मेरे पास बनाना है जिसको मैंने इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी दी है एंगल थीटा पे, और इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया है।
अच्छा एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी बच्चे, तो ये एकदम सीधे जाके कहां पे टकराएगा, यहां पे कोलिजन कर लेगा, ठीक है ना। तो मैं अगर यहां पे बच्चे मोशन पूछूं, ठीक है ना, मोशन ऑफ बनाना विद रिस्पेक्ट टू मंकी, तो आप क्या बोलोगे? तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये कैसा चलेगा बच्चे, एक लीनियर मोशन चलेगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बच्चे आपसे पूछ लूं कि इसको कितना टाइम लगा, तो अगर मुझे कोई ये बता दे कि सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो थी वो s थी, तो मैं टाइम निकाल सकता हूं, t इजिकल टू s बाई u, है ना। यहां से यहां की डिस्टेंस s थी और u स्पीड से चल रहा था, तो कितने टाइम पे पहुंचेगा, s बाई u। अगर यही चीज मैं यहां पे पूछता ना, दो बॉडी का मोशन अगर करके चल रहा है, तो फिर टाइम निकालना दिक्कत होता। रिलेटिव मोशन बच्चे इस चीज को काफी इजी कर देता है, क्लियर है। v कांस्टेंट रहेगा दीपक बच्चे, रीजन क्या है v कांस्टेंट रहने का, क्योंकि यहां पे इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, क्लियर। तो बस ये एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है ना, उसको एक बार समझना। तो यहां पे दो चीजें निकल के आती हैं, मंकी के रिस्पेक्ट में ये मेरे पास इसका एक्सेलरेशन 0 होगा अगर दोनों मेरे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में मूव कर रही हैं, और अगर इस मंकी के रिस्पेक्ट में बॉल का मोशन देखूं, तो उस टाइम पे आप पैराबोला नहीं बोलोगे, उस टाइम पे क्या बोलोगे, एक लीनियर मोशन कर रहा है, क्लियर है। तो यहां से ये दो पॉइंट भी कभी कभी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान देना। चलिए बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वही है कि अ हंटर एम्स गन एंड फायर बुलेट डायरेक्टली एट अ मंकी ऑन अ ट्री, एट इंस्टेंट बुलेट लीव्स द गन, मंकी ड्रॉप। यानी वही चीज है कि मेरे पास यहाँ पे मंकी था बच्चे, ठीक है ना, ये मेरे पास मंकी था, जैसे ही मेरे पास यहां से बुलेट फायर हुआ, ठीक है ना, ये मंकी भी ड्रॉप कर गया। तो ऑब्वियस है अगर ये ड्रॉप नहीं करता तब तो बच जाता, मगर अब ये चूंकि ड्रॉप कर चुका है उसी टाइम पे, तो मेरे पास ध्यान से देखना ये क्या करेगा, उसको हिट कर देगा, क्लियर है ना। तो यहां पे अगर मंकी यहां पे बैठा होता चुपचाप तो शायद जिंदा बच जाता, बट अब मर गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली हिट कर जाएगा, क्लियर है। चलिए बच्चे एक छोटा सा और क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा सो पार्टिकल ए एंड बी कोलाइड। यहां पे भी बच्चे रिलेटिव मोशन क्या चीज है, अब रीजन मैं बताता हूं क्यों मैं कह रहा हूं यहां रिलेटिव मोशन काम करेगा। मैं रीजन बताता हूं बच्चे, व्हाई आई एम थिंकिंग दिस। यहां पे देखना बच्चे, ए और बी दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, मेरा प्रोजेक्टाइल करेंगे। अब यार देखना, एक का मोशन तो हो गया, ठीक है, बड़ी मुश्किल से तो यही हुआ था कि 2D था उसको 2 1D में तोड़े थे। अब यहां दो पार्टिकल एक साथ आ गए, अगर बी रुका होता तो इजी था मुझे कोलिजन करना, यहां से सर यहां पे आके टकराता तो मैं रेंज बता देता कि 100 मीटर है और ऐसे ही काम कर लेता, है ना। बट यहां पे ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। अब जब भी मुझे ये प्रॉब्लम आएगा, देखना बी रुका होता तो इजी हो जाता, तो यार रोक देते हैं। तो यहां पे मैं जो भी काम करूंगा, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी फ्रेम में बात करूंगा मैं, ठीक है ना। अब भाई साहब मुझे बनाना यहां पे बच्चे कि ये मेरे पास पार्टिकल बी था, ठीक है ना, और ये पार्टिकल ए था। मैं बी का एक बार बताता हूं, यहां पे 50 मीटर पर सेकेंड है और ये एंगल कितने से चल रहा है बच्चे, अल्फा से। और अगर ये मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर मूव कर रहा है तो मेरे पास बी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मुझे बताना बच्चे कि अब इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा ना, अच्छा इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो आप सब समझ सकते हो कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो भी 0 करना है, वेलोसिटी भी 0 करना है। तो पहले एक्सेलरेशन 0 करते हैं बच्चे। एक्सेलरेशन 0 करने के लिए इस पे एक जी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जोड़ देते हैं ऊपर की ओर, 0 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ा तो इसमें भी मुझे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा वेलोसिटी 0 करना है। अब ये बंदा, ये बॉल इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, तो क्या बच्चे 50 मीटर पर सेकेंड से एक अपोजिट डायरेक्शन में और क्या जोड़ दूं इस पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी 0 हो गई। अब बच्चे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो ध्यान से देखना, इसमें इस डायरेक्शन में जोड़ा हूं तो इसमें भी तो इसी डायरेक्शन में जोड़ूंगा, और कितने एंगल से, अल्फा एंगल से। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना बच्चे,
अगर मैं बी की बात करूं तो बी तो यहां पे रेस्ट पे आ गया है ना। और अगर मैं ए की बात करूं बच्चे, तो ध्यान से देखना, ए का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी पहले ही था, उसमें नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने जी और ऐड कर दिया, तो इसका एक्सेलरेशन ए का भी 0 हो गया। अच्छा वेलोसिटी देखना, ए पहले ही मेरा 60 मीटर पर सेकेंड 30 एंगल पे जा रहा था, और इस पे मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया 50 कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे। अच्छा ये तो बच्चे यहाँ पे बी रेस्ट पे है, बी कहीं नहीं मूव कर रहा है, और यहां पे ध्यान से देखना ए का एक्सेलरेशन 0, यानी वेलोसिटी चेंज होगी क्या, वेलोसिटी भी नहीं चेंज होने वाली। तो बच्चे अगर इस बॉल ए को बी से कोलिजन करना है तो क्या ए को इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी चाहिए होगा, यानी अगर मैं बात करूं बी से कोलिजन करना है तो ए को बच्चे इसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा ना। अगर इस डायरेक्शन में मूव करना है तो ए का वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और देखना वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा ए का एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में 60 का कंपोनेंट आएगा, 60 साइन 30, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा 50 साइन अल्फा। तो बच्चे अगर इसको 0 करना है यानी ये इसके इक्वल होगा, यानी 60 साइन 30 इज इक्वल टू 50 साइन अल्फा आ जाएगा। तो यहां से बच्चे साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू साइन 30 यानी हाफ डिवाइड बाई 5 यानी 3/5, यानी अल्फा की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 37। क्लियर है राहुल। तो यहां पे हमेशा देखना बच्चे, प्रोजेक्टाइल आप कभी भी यूज करना, और यहां पे दो बॉडी एक साथ कहीं कोलिजन कर रहे हैं ना, तो इसमें रिलेटिव मोशन आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट मैं लगा दूंगा, ठीक है। और ये बच्चे वैसे भी रिलेटिव मोशन वहीं पे लगता है ना जहां पे आपको ये समझ में आ जाता है कि यार ये बॉल मूव ना करता तो मैं काम कर लेता, मगर इस बॉल के मूव करने से दिक्कत है तो रोक दो, इसी के प्रॉब्लम है ना, इसी के मोशन से प्रॉब्लम है ना, तो जिसको प्रॉब्लम है उसी को सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो इसको रोक देते हैं। तो ये चीज याद रखना बच्चे, ये आगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। इवन वर्क पावर एनर्जी में मैं रिलेटिव मोशन लगा के जो क्वेश्चन मेरा एक एक पेज में सॉल्व होता है ना, उसको 4 लाइन में सॉल्व कर लेता हूं। हेलो केविन, ठीक है, क्लियर। चलिए बच्चे, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि मेरे पास एक बॉल है, मेरे पास इस बॉल को प्रोजेक्टाइल किया तो ये बॉल ग्राउंड से निकला था और ग्राउंड पे ही क्या चला गया, ठीक है ना। बट अगर मैं आपसे ये बात करूं बच्चे कि मेरा अब बॉल किसी ग्राउंड पे नहीं है बल्कि किसी h हाइट पे है, किसी h हाइट पे है बच्चे, अब क्या होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बच्चे, आपने जितने क्वेश्चन पढ़े हुए थे ना कि सर रेंज का फॉर्मूला ये आया था, टाइम पीरियड ये आया था, ठीक है, या मैक्सिमम हाइट ये आया था, अब वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। वो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आप किसी बॉडी को ग्राउंड टू ग्राउंड क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो। अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चे, मैंने इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी है, किसी कैनन से मैंने बॉल फायर किया और हॉरिजॉन्टली, तो आपको यहां पे पता चल रहा है कि बॉल ऐसे जाके गिर जाएगी यहां पे कहीं पे, है ना। अब देखना बॉल यहां से जाके यहां पे गिरी तो रेंज मेरा ये हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। और पॉइंट 1 से जब पॉइंट 2 यानी अर्थ पे गिरा तो 1 से 2 के बीच में जो टाइम इंटरवल हुआ वही तो बच्चे क्या होता है मेरे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से यहां गिरा उसका मुझे एक बार टाइम निकालना है और ये रेंज फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखना बच्चे, फिर मैं आपसे यही चीज कह रहा हूं कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन में मुझे कुछ नया चीज दिखेगा ना, तो अब सब कुछ भूल के केवल 2 चीजें याद रखना, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो सर 12th का भी पोर्शन आप ही पढ़ाएंगे? नहीं बच्चे, 12th का पोर्शन हमारे सर हैं, वो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखना मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये मेरा लेक्चर रहेगा मॉर्निंग का, 12th का दूसरे सर आएंगे, ठीक है ना। तो देख लेना उस चीज का। और अगर कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप यहाँ यूट्यूब पे एक ऑप्शन आता है बेल आइकन का, तो उसको प्रेस कर देना, वहां पे जितने लाइव सेशन चलते हैं ना बच्चे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में?
अब यहाँ पे देखना बच्चे, मैं एक एक्स एक्सिस की बात कर देता हूं और एक वाई एक्सिस की बात कर देता हूं। एक्स एक्सिस में बच्चे देखना, इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी अगर देखूं तो वो तो यू दिख रहा है, जबकि वाई एक्सिस में अगर इनिशियल टाइम पे देखूं तो कितना दिख रहा है बच्चे, 0 है ना, कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो यू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चे, अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखूं तो वो तो 0 ही होगा, कोई भी नहीं है, जबकि वाई डायरेक्शन में देखूं एक्सेलरेशन तो ये बच्चे -g होगा। प्लस माइनस का ध्यान रखे रहना, क्योंकि यहाँ पे अभी तो आप सही रहते हो, मगर जब पेपर के टाइम आता है ना तो यहाँ पे प्लस माइनस की बड़ी गलतियां होती हैं। आप अगर किसी भी बच्चे से आप कांटेक्ट में हैं जिन्होंने पेपर दे दिया है जेईई का, तो कभी भी पूछ लेना यार, कि 1-2 बच्चे ऐसे जरूर निकलते आपको नजर आ जाएंगे कि यार नेगेटिव साइन लगाना भूल गया। तो यहाँ पे जब भी काम करना तो यहाँ पे ध्यान देना इस चीज का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए की तो 0 होगी। अब ध्यान से देखना बच्चे, मुझे ये हाइट पता है h, अगर मैं कहूं बच्चे यहां से जब ये पॉइंट 2 तक पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कहोगे सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में h, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दिया है, -h। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहां से यहां जब गया और y डायरेक्शन में मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है, तो क्या करूंगा टाइम निकालने के लिए, सर s = ut + ½ at² लगा दूं, तो s की वैल्यू -h है, ut मेरे पास बच्चे 0 है इनिशियल वेलोसिटी, और ये कितना हो जाएगा -½ gt², ठीक है ना। तो माइनस से माइनस गया, तो यहां से t की वैल्यू 2h/g का √ आ जाएगा, यानी ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया बच्चे, है ना। और यहां पे ध्यान से देखना, बॉल की बच्चे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, तो हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u ही रहने वाला है, वो कभी नहीं चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे रेंज अगर मैं निकालूं बच्चे, तो रेंज क्या होगा, मुझे स्पीड पता है इस डायरेक्शन में, और मुझे यह भी पता है कि यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो रेंज क्या कर दूंगा, ux × t, ux की वैल्यू बच्चे u है और t की वैल्यू √2h/g आ जाएगी, तो मेरे पास रेंज भी निकल जाएगा। तो बच्चे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुछ नया चीज है, बस अब आपको क्या करना है कि x और y दोनों अलग अलग कंपोनेंट में बात करना है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बच्चे ध्यान से देखना, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी बेस पे मुझे आंसर बताते हुए चलना, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है बता देता हूं, कंसीडर अ बिल्डिंग 20 मीटर, तो मेरे पास एक 20 मीटर का एक बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग के ऊपर मेरे पास क्या है, एक पार्टिकल है जिसको मैं थ्रो किया हूं हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टल ही डायरेक्शन में मूव किया है एट स्पीड ऑफ 5 मीटर/सेकेंड, फाइंड आउट टाइम टेकन, रेंज एंड वेलोसिटी व्हेन इट रीच द ग्राउंड। तो बच्चे ये यहां से कुछ इस तरह से मूव कर जाएगा। अब ध्यान से देखना बच्चे, इस पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक जाने में एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है मुझे, ठीक है ना, दूसरा कि सर यहां से जब यहां गया तो इसका रेंज कितना है, रेंज फाइंड आउट करना है, और थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी व्हेन इट रीच ग्राउंड। ठीक है ना, तो ये 3 चीज मुझे पता करना है बच्चे। अब ध्यान से देखना यार कि आपको ये दिख रहा है कि मैं यहां पे जो पहला टाइम था उसमें मैं टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाला ही हुआ था, आपको याद भी आ रहा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना आया था मेरा, ध्यान से देखना 2h/g, याद नहीं करना है, ये तो पहले से किया हूं इसलिए आपको वहां पे डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहा हूं, वरना जब क्वेश्चन करना तो आपको यही करना है कि अच्छा s = ut + ½ at² होता है, ठीक है ना। यहां से यहां पे गया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में -h डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 था और यहां पे -½ gt² हो गया, तो माइनस से माइनस गया यानी टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g हो जाएगा। यहां पे बच्चे 2h की वैल्यू 20 है और g की वैल्यू 10 है, तो क्या 2 सेकेंड आ जाएगा यहां पे वैल्यू, ठीक है ना, बिल्कुल दीपक बच्चे 2 सेकेंड आ गया। अच्छा अब ध्यान से देखना 2 सेकेंड यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा, और यहां पे इसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा हमेशा 5 मीटर/सेकेंड, है ना। तो यहां पे बच्चे इसको ux × t करूंगा, यानी 5 × टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, तो वो कितना आ जाएगा बच्चे, क्या 10 मीटर आ जाएगा। तो रेंज पता चल गया मुझे 10 मीटर,
है ना। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, v की डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी कितनी होगी जब ये ग्राउंड से टक्कर करेगा। तो देखना बच्चे, जब ग्राउंड से टक्कर किया तो x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 5 मीटर पर सेकेंड, बट मुझे y डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं पता। अब ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसे निकालूंगा बच्चे, मुझे एक फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखना फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता है x डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी पता है 0, एक्सेलरेशन भी पता है, और यहां से जब यहां पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट भी पता है। तो क्या यही इक्वेशन लगा दूं, तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में अगर मैं देखूं, ठीक है ना, तो वो कितना है बच्चे 0, और ये प्लस 2 माइनस जी इंटू एस मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, ध्यान से देखना, -20, ठीक है ना। तो यहां से बच्चे v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 10 इंटू 20, यानी कितना हो जाएगा 400, यानी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, √400 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, हाय रघुनाथ बच्चे। तो यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड आ गया मेरे पास, यानी vy की वैल्यू 20 आ गई। तो मैं अगर यहां पे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा बच्चे, 5i कैप माइनस 20j कैप। तो ये मेरे पास वेलोसिटी निकल आई, कब, जब ये मेरे पास कुमार, ठीक है। तो यहां पे ये सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत बच्चे, मतलब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, बस आपको थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ेंगी कि यार ये y डायरेक्शन में गया या x डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, हाँ फॉर्मूला याद करना कब, किसके लिए, जब ग्राउंड से ग्राउंड के लिए आए, क्योंकि जेई में नॉर्मली अगर इस पे क्वेश्चन पूछता है ना तो फॉर्मूले बेस्ड पे चीजें निकल आती हैं। बाकी अदरवाइज कोई और सिचुएशन देगा तो आप यही चीज सोचोगे, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, दैट्स इट, ठीक है ना, पूरा प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नया चीज नहीं है। क्लियर है। तो बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है आपसे कि मेरे पास नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइन प्लेन बताने वाला हूं। हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि लोग पता नहीं क्यों इंक्लाइन प्लेन से डरने लगते हैं, कि मेरे पास जैसे ही इंक्लाइन प्लेन आता है और कोई बंदा इंक्लाइन प्लेन से बॉल अगर प्रोजेक्टाइल करता है तो फिर पता नहीं क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, डरने लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है ना। बट मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है अपना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। मैं आपको बस ये चीज कह रहा हूं ना कि आप घर में जाना, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर देना इस चीज को, और जैसे मैंने एक्स और वाई कंपोनेंट में सबको तोड़ के काम किया था ना, वैसे ही बच्चे यहां पे आप एक बार ट्राई करना, इस चीज को मेरा एक्स डायरेक्शन ये मान लेना और वाई डायरेक्शन ये मान लेना, और मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है। तो यहां पे एक बार ट्राई करना कि इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ के केवल दो काम करना, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, कि एक्स डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, वाई डायरेक्शन में कितनी थी, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना था और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना था। ये दो चीज एक बार आपको समझ में आ गया ना तो फिर कुछ नहीं करना है। हाँ बच्चे, बलरामपुर से ही है, ठीक है। तो ये दो चीज आप ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। अगर कोई भी डाउट है बच्चे कमेंट सेक्शन में एक बार बोलना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहां पे, आई होप कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर अपना फ्राइडे को होगा 10 to 11 PM, ठीक है ना। तो जितना अभी मैंने काम किया है ना उसको रिवीजन करके आना, ताकि हम जब क्वेश्चन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्लियर।